अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया इन 100 ईयर्स। थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 2022 इंडिया इन 100 ईयर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूचर इंडिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात किया था कि क्या इंडिया 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। ये 5 ट्रिलियन का आंकड़ा हमारे साथ ऐसे चिपका है मानो जिस दिन हमने ये 5 ट्रिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया उस दिन जैसे एक नए भारत का जन्म होगा। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो जन्म ऑलरेडी होने लगा है। किस चीज का? वेस्टर्न वर्ल्ड के बाद अब यहाँ एशिया के नए सुपर पावर बनने का। मानो या ना मानो, फ्यूचर एशियाई कंट्रीज का ही है, जहां इन कंट्रीज ने हिस्ट्री में जो अपना पावरफुल स्टेटस खो दिया था ये उसे वापस लेने लगेंगी और इंडिया उन्हीं में से एक होगा। कहां होगा इंडिया आज से लगभग 100 साल बाद? शायद कोई नहीं जानता, पर आज जानने की कोशिश तो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहली चीज उसी से शुरुआत करते हैं जिसको मैंने सबसे पहले इस वीडियो में पकड़ा था, यानी कि इकोनॉमी। $5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे हम लोग और कंफ्यूज थे कि कब तक हम इसे अचीव कर पाएंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमें 100 साल तो इसके लिए नहीं लगने वाले हैं। इसी डिकेड के अंदर यानी 2030 से पहले इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के इस मार्क को पार कर जाएगा। नाउ अब अगर आप मुझसे बोलोगे कि इकोनॉमी का प्रेडिक्शन करके बताओ कि 100 साल बाद कितनी होगी, तो ये बहुत मुश्किल है। इकोनॉमी का प्रेडिक्शन करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि देश में कुछ भी लफड़ा होता है तो सबसे पहले उसकी मार इकोनॉमी पे ही पड़ती है, जैसा हमने कोरोना में भी देखा। लेकिन हाँ, 2050 तक ट्रिपल यानी परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी इंडिया की $43 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी। ये अमेरिका से ज्यादा होगी उस वक्त। शायद चाइना इसमें हमसे आगे रहेगा। पर कैपिटा इंडिया की इंक्रीज होगी, लेकिन क्या इंडिया 100 साल में चाइना को पीछे छोड़ देगा? देखो, झुनझुन वाला सर तो बोल रहे हैं कि 25 साल में ही छोड़ देगा, लेकिन शायद हाँ, क्योंकि इस वक्त इंडिया के अंदर एक अच्छा खासा ग्रो करता हुआ मार्केट है। थैंक गॉड टिकटॉक बैन हो गया, जिस वजह से अच्छे खासे ग्रो करते हुए रियल बिजनेसेस हैं। और इंडिया एक बहुत ही यंग नेशन है, जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इंडिया के पास बहुत ज्यादा है। हाँ, शायद आज भी हमें उसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन को स्किल देने की जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास यंग पॉपुलेशन तो है। और यही चीज इंडिया की बड़ी मार्केट, इंडिया की बड़ी यंग पॉपुलेशन इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉइंट होता है जो कंट्री उसकी इकोनॉमी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। काफी बारी मैंने वीडियोस में बोला है कि किस तरह से एक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी इकोनॉमी को बेहतर बना सकता है। और क्या इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आज मौजूदा ऐसा है कि हम उससे सेटिस्फाई हो सके? नहीं। क्या 100 साल बाद अच्छा होगा? ऐसा होगा कि हम सेटिस्फाई हो पाए? बिल्कुल हाँ। इंडिया उस ट्रैक पर चल चुका है जहां देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। कितने एक्सप्रेसवेज इंडिया में बन रहे हैं, कितनी सारी रोड्स बन रही हैं, कितने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज पे काम हो रहा है। देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर जाने वाले सामान यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड बिजनेसेस को फायदा पहुंचाने के लिए सागरमाला, फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उस पे काम हो रहा है। ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं जो तैयार होने में समय जरूर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट इंडिया को वो बेस दे देंगे जो हमें ग्रो करने के लिए चाहिए, जिसकी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत पहले से जरूरत थी। रोड्स के साथ साथ इंडिया जैसे नेशन के लिए रेलवेज भी कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा साधन है और इंडिया कोशिश कर रहा है कि उसको भी टाइम के साथ इंप्रूव किया जाए। हम शायद थोड़ा लेट जरूर है बाकी कंट्रीज से, जहां बहुत सी कंट्रीज में आज हाई स्पीड रेलवे है। ओवरऑल रेलवे का सिस्टम बेहतर है। ये बोला जाता है कि इंडिया काफी बड़ा नेशन है तो रेलवेज को मैनेज करना उतना ही मुश्किल है, जो शायद एक्सेप्टेबल है। लेकिन चाइना भी एक काफी बड़ा नेशन है, अमेरिका की भी काफी बड़ी रेलवे है, लेकिन इंडिया की रेलवेज के साथ एक स्टीरियोटिपिकल इमेज जुड़ी है, जिसके लिए मैं बोलूंगा कि शायद वो बिल्कुल गलत भी नहीं है, क्योंकि इंडियन रेलवेज के हालात ऐसे ही थे। स्टेशन पर कूड़ा कचरा, ट्रेन 12-12, 24-24 घंटे लेट,
लेकिन क्या अब सब सही हो गया है? शायद नहीं, हाँ, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर है और धीरे धीरे ही होगा। आज इंडिया के बदलते स्टेशंस नए इंडिया की तस्वीर सामने रख रहे हैं। इंडिया में फैलता हुआ मॉडर्न मेट्रो सिस्टम, कुछ राज्यों में बन रहा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इंडिया में बन रहा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर इंडिया के रेलवेज को फ्यूचर में काफी आगे लेके जाएगा। 2026 या 2027 में आपको इंडिया में पहली बुलेट ट्रेन चलती हुई दिख जाएगी, जिसके बाद इस हाई स्पीड रेल का एक्सपेंशन धीरे धीरे पूरे इंडिया में शुरुआत में मेजर सिटीज यानी जो बड़ी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इंडिया की, उनको कनेक्ट करने के लिए कर दिया जाएगा। 100 साल बाद क्या होगा? शायद इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे हाई स्पीड ट्रेन होगी, अगर सच में बुलेट ट्रेन इंडिया में सक्सेसफुल रही तो। खैर, बुलेट ट्रेन इंडिया में सक्सेसफुल रहेगी, उम्मीद तो है, लेकिन अभी एक ऐसी चीज है जो कि इंडिया में बहुत सक्सेसफुल रही है, टेक्नोलॉजी यानी आईटी। इंडिया में जब से इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ था, तब से ही इंडिया ने खुद को इस फील्ड में बहुत बड़ा प्लेयर साबित किया है। हाँ, इंडिया ने बहुत बलिदान दिया है आईटी में, कई एम्प्लॉयज ने रातों की नींद का बलिदान दिया है, कईयों ने अपनी छुट्टियों का बलिदान दिया है, लेकिन इंडिया इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर उभर करके सामने आया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगले 100 साल भी नहीं, अगले 40-50 सालों में ही इंडिया इस पूरी मार्केट को खुद से लीड करने लगेगा। अगला सिलिकॉन वैली इंडिया में ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, इनके इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के साथ साथ इंडिया में इन सब का फ्यूचर में काफी बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है। और हाथों में आई इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? कि आज कोई भी अपने हाथ में एक लैपटॉप में और मोबाइल में मौजूद इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर से जुड़कर अपना डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में दे सकता है, साथ ही खुद को ग्रो कर सकता है। कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं आज जिनको टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया ने छोटे मोटे नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी हैं। लेकिन इन सब के लिए, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कि इंडिया के पास पॉपुलेशन तो बहुत है, अगले 100 सालों तक ये बढ़ती नहीं रहेगी, वैसे काफी टाइम बाद ही कम हो जाएगी, लेकिन क्या इनमें स्किल है, क्या एजुकेशन है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। आज के समय में इंडिया में लिटरेसी रेट 77% है, यानी हर 100 में से 77 लोग पढ़ना या लिखना जानते हैं। आप ये आर्टिकल चेक करो जिसमें गवर्नमेंट का मन है कि 2030 तक इंडिया में 100% लिटरेसी रेट अचीव करना है, लेकिन अब कितना पॉसिबल है ये सवाल है। खैर, वीडियो में हम लोग 100 सालों के बाद की बात करें तो फिर तो तब तक मैं आंखें बंद करके ही बोल सकता हूँ कि हाँ, तब तक तो 100% हो ही जाएगा। लेकिन देखते हैं कि क्या 2030 तक गवर्नमेंट जिसको अचीव करना चाहती है, क्या इसको अचीव कर पाती है। इसके अलावा एक और चीज है जिसके बारे में शायद हमें बात करना जरूरी है, जो कि है पोल्यूशन। इंडिया इस वक्त एक अच्छा खासा पोल्यूटेड नेशन है और ये वो चीज है जिसमें प्राउड लेने वाली बात तो है नहीं, लेकिन आखिर इंडिया का फिर फ्यूचर में क्या होगा? देखो, फ्यूचर में लगता है कि चीजें बेहतर ही होंगी, क्योंकि इंडिया में धीरे धीरे व्हीकल से होने वाले पोल्यूशन को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम लोग टिल्ट कर रहे हैं। साथ ही फॉसिल फ्यूल्स जलने से जो पोल्यूशन होता है अभी भी और फ्यूचर में भी, हम लोग बहुत हद तक शिफ्ट हो जाएंगे क्लीन एनर्जी की तरफ, जिसमें सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन, इनको इस्तेमाल में लेंगे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इंडिया में वैसे होता हुआ कंस्ट्रक्शन भी डर्ट, मिट्टी, धूल वगैरह पोल्यूशन में बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करता है। जो रूरल एरियाज है वहाँ पर जो कुकिंग फ्यूल यूज होता है, जैसे कि काऊ डंग हो गया या नॉर्मली जैसे वुड यानी कि लकड़ियां यूज होती हैं, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन में, जिसमें अभी गवर्नमेंट फ्यूल के लिए रूरल एरियाज में भी एलपीजी यानी जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उन्हें पहुंचा रही है। धूल धक्कड़ वाली जगहों पर भी अगर आसपास में पानी डाल दिया जाए तो धूल कम उड़ती है। खैर, कोशिश तो है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कंट्री से फ्यूचर में पोल्यूशन को खत्म करेंगे, क्योंकि ये अब ऑप्शनल नहीं है, नेसेसिटी बन चुका है। और आखिर में बात करेंगे हम लोग हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। तो 100 साल बहुत लंबा पीरियड है इसरो के लिए कुछ प्रोडिक्ट करने का। इंडिया का स्पेस स्टेशन तो शायद आपको देखने को मिल ही जाएगा उस समय तक, यानी अगर स्पेस स्टेशन होगा तो इंडिया के अंतरिक्ष यात्री भी स्पेस में जा रहे होंगे। लेकिन मैं तो खासकर इस चीज पे इंटरेस्टेड रहूंगा कि फ्यूचर में इसरो के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में कैसे स्पेस के फील्ड में एंट्री करते हैं। स्पेसएक्स आज काफी सक्सेसफुल है, साथ ही इसने ये प्रूफ किया है कि प्राइवेट सेक्टर स्पेस में आ सकता है। तो क्या अगले 100 सालों में इंडिया में भी कोई स्पेसएक्स होगी, कोई ऐसी प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि कम खर्च में स्पेस में अपने मिशंस पूरे करेगी? हाँ, हो सकती है शायद। तब तक खैर इसरो काफी जगहों तक पहुंच चुका होगा, जिसमें वीनस, जुपिटर, सैटर्न, एक मून है जुपिटर का यूरोपा, वहां पे ये सब जगहों पर इसरो जा चुका होगा। और इसरो के थ्रू शायद नहीं, लेकिन ह्यूमन मार्स तक भी जरूर जा चुके होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली, क्या पता, मार्स में उस समय इंटरनेट हो। तब तक अगर यूट्यूब रहा और मेरा चैनल सही सलामत रहा तो कोई
कोई इस वीडियो को 100 साल बाद मार्स से ही देख रहा हो। तो खैर पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट्स है, जिसमें एक ये भी है कि वीडियो एग्जैक्टली बिल्कुल सही हो, एक ये भी है कि चीजें फ्यूचर में वैसी हो ही ना जैसे हमने प्रेडिक्ट किया है। वैसे आप 100 साल बाद इंडिया को कैसा देखना चाहते हैं? आप लोगों ने इंडिया के बारे में क्या सोचा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जी जनाब, 100 साल बाद इंडिया कैसा होगा? अच्छा, मैं तो कहूँगी 100 साल बाद तो मतलब छोड़ दें आप, 5-10 साल बाद भी आप देख लीजिएगा, बहुत चेंज होगा। 100 साल तो मैं कहूँगी बहुत बड़ा टाइम पीरियड है इंडिया के पास, कि पता नहीं, मुझे तो लगता है सुपर पावर एशिया का क्या वर्ल्ड का बन चुका होगा। और एक वर्ड जो इन्होंने पूरी वीडियो में, मुझे वो वर्ड याद रह गया कि उन्होंने कहा एशिया के जो देश थे, जो कंट्रीज़ थे, उन्होंने अपना एक पावरफुल स्टेटस जो है ना वो खो दिया था। और अब ये जो दौर चल रहा है और आने वाला जो दौर है उसमें एशिया के कंट्रीज़ का ही राज होगा पूरी दुनिया पे, पूरे आलम पर। और ये जो हमने अपना एक स्टेटस खो दिया था, पावरफुल स्टेटस, ये हम दोबारा गेन कर लेंगे, दोबारा वापस ले लेंगे। हमारा ही हर जगह एक तरीके से राज होगा, हम ही सबसे आगे होंगे। अच्छा, इन्होंने एक और बात बोली कि आप इंडिया को कहाँ देखते हो? मैं इंडिया को तो खैर बहुत 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 ही आगे देखती हूँ। शायद मैं अनुमान भी नहीं लगा सकती हूँ कि इतनी तरक्कियाँ होंगी, इतनी डेवलपमेंट होगी इंडिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें आप, सिटीज़ को ले लें आप, टेक्नोलॉजी को ले लें आप, स्पेस को ले लें आप, तो हर फील्ड में मैं देख रही हूँ इंडिया आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया ने एक ट्रैक पकड़ लिया है। जैसे उन्होंने भी कहा कि शुरुआत हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप देख लें, पॉल्यूशन को लेकर आप देख लें, इकदाम हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सब होता है। छुट्टियों में या जादू से तो कुछ भी नहीं होता, टाइम लगता है। लेकिन 100 साल में कहूँगी बहुत बड़ा अरसा है, इससे बहुत पहले देखने को हमें मिल जाएगा, चाहे वो जीडीपी के हवाले से हो, चाहे वो स्पेस एयरक्राफ्ट वगैरह के हवाले से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, कि इंडिया बहुत आगे होगा, कई कंट्रीज़ को पीछे छोड़ चुका होगा। और एशिया का जो एक स्टेटस था जो गुम हो गया था, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, कि एक पावरफुल, एक सेंटर, एक मरकज़, एक कशिश वाला जो एक स्टेटस था वो गुम हो चुका था, तो वो इन कंट्रीज़ को वापस मिलेगा, जिसमें इंडिया भी शामिल होगा। अच्छा, एक तो इंडिया की डेवलपमेंट हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं, हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी, और किसी भी अगर आईटी के हवाले से किसी भी चीज़ को देखा जाए। लेकिन सबसे जो काबिल ज़िक्र बात है, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट वाली बात है, कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक तरक्की करना और एक जिस स्पीड से करना, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। कई देशों की ग्रोथ से, जिन देशों से इंडिया बेशक पीछे है इस वक्त अभी, लेकिन उनकी भी ग्रोथ चल रही है, तो इंडिया की भी चल रही है। तो इंडिया की ग्रोथ की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 2025, 2030, 2050 तक बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। बहुत सारे देशों को इंडिया पीछे छोड़ चुका होगा, बहुत सारे देश इंडिया से पीछे जा चुके होंगे, क्योंकि एक होता है निज़ाम, एक होता है सिस्टम, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड को तेज़ी से करना। जिस तरीके से आसान कर दिया इन्वेस्टर्स के लिए काम करना, जिस तरीके से अपने ही टैक्स के सिस्टम को बेहतर कर दिया, जिस तरीके से ट्रांज़ैक्शन को आसान कर दिया, पेमेंट की बहुत सारी चीज़ें। इंडिया की गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस क्या किया है, एक एक की हालात ज़िंदगी, एक एक के जाके घर को बनाया नहीं है उन्होंने मेन बुनियादी चीज़ों को पकड़ा, मेन बुनियादी मसलों को पकड़ा। इशू कहाँ है, इशू क्या है, दुनिया कहाँ जा रही है, आईटी को पकड़ लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को पकड़ लिया, फ्रेट कॉरिडोर को पकड़ लिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पकड़ लिया, सारी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें। अच्छा, मेड इन इंडिया, अच्छा मेक इन इंडिया, और वंदे भारत, ट्रांजिशन, सारी चीज़ें, वो चीज़ों पे, चंद चीज़ों को पॉइंट आउट करके सिर्फ उन पे फोकस करके ही काम शुरू कर दिया तेज़ी से। बाकी आपकी जो अपनी आबादी है, बाकी जो आपके अपने लोग हैं, वो खुद तरक्की में हिस्सा अदा करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो मुझे अपनी चीज़ बनी हुई कहीं जाके बेचनी है, तो मुझे रास्ता चाहिए। अच्छा, ना सिर्फ रास्ता चाहिए बल्कि सस्ता चाहिए, ना सिर्फ सस्ता चाहिए बल्कि तेज़ी से चाहिए। वो सहूलत गवर्नमेंट ने पहुंचाई है लोगों को, वो सहूलत दी है कि हर चीज़ आपको तेज़ी से आपके साथ हो सकती है, आपका ट्रांज़ैक्शन का सिस्टम तेज़ी से हो सकता है, आसान हो सकता है। तो उन चीज़ों को उन्होंने फोकस करके साबित कर दिया कि क्या पॉइंट्स है जिनको फोकस करके आप अपने देश को बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ ये सोच रही हूँ जो काबिल गौर मुझे लग रही है
कि हमने कुछ वीडियोस में देखा है यूपीआई की बात हो रही है, तो ये तो मैं मसूद के साथ 100% श्योर होकर बोल सकती हूँ कि यूपीआई स्विफ्ट रिप्लेस हो चुका होगा यूपीआई से 100 ईयर्स बाद। ये तो बिल्कुल पक्का डन हो गया। और एक और बात ये है कि जो मैंने देखा है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा होमवर्क, एक तरीके से बहुत रफली बोलूँ तो अपना होमवर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, चीज़ों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, हम पीछे क्यों हैं, अपनी कमियां खुद तलाश करते हैं, अगर मैं बहुत सिंपल वे में बोलूँ तो। और मैंने जितना इंडिया को समझा है, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत कम समझा है, अभी बहुत कुछ बाकी है समझने के लिए, देखने के लिए और सीखने के लिए। लेकिन जो एक पॉइंट है, जो एक लाइन में अगर मैं कहूँ कि मैंने इंडिया को समझा है, तो वो ये है कि इंडिया अपनी कमियों की खुद एक तरीके से निशानदेही करता है और उस पर काम करता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इन्होंने खुद मेंशन किया कि ट्रेन्स को लेकर, मेट्रो को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम बहुत पीछे थे। एक वीडियो मुझे याद आ रही है, मुझे याद नहीं है किनकी वीडियो थी, लेकिन मैंने उसमें भी उन्होंने ये बात की थी कि इंडिया ने जो विकास स्टार्ट किया, इंडिया ने जो तरक्की की राह पकड़ी, तो उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ को देखा जी वो किस फील्ड को लेकर, किस चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने बहुत रिसर्च करी कंट्रीज़ पे, तो उन्हें पता चला, इनके जो बहुत बड़े थिंकर्स हैं और मिनिस्टर्स हैं, तो इन्होंने जब देखा कि दूसरे कंट्रीज जो हमसे आगे हैं वो क्यों आगे, तो पता चला जी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल का है। चाइना ले लें, दूसरे कंट्रीज़ ले लें जो अभी बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। तो इंडिया ने कहा कि हमें भी गामजन होना चाहिए इस रास्ते में, हमें भी गामजन होना चाहिए इस राह पर, इस फील्ड को हमें भी आगे लेकर चलना चाहिए, हमें भी अपने मुल्क का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट करना चाहिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, ट्रेड बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, हर चीज़ बना कर देनी चाहिए। जो कंट्री मेट्रो एक्सपोर्ट कर दे, तो मतलब वो तो मैं तो कहूँगी वो मतलब फिर तो मैं ये कहूँगी कुछ बचता ही नहीं है, वो कंट्री कुछ भी कर सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कि जो ट्रेन बना कर दे रहा है, जो आपको हर चीज़ बना कर दे रहा है, गंदम वहाँ से जा रहा है, स्टील वहाँ से जा रहा है, हर चीज़ वहाँ बन रही है, अच्छी से अच्छी कार वहाँ बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने काम वहाँ हो रहे हैं, ब्रिजेस वहाँ बन रहे हैं, कश्मीर जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं था कि वहाँ कोई प्रोजेक्ट होता था, आज वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो आप यहीं से आइडिया लगा लें कि आप 100 साल तो छोड़ दें, आप सिर्फ 5 या 10 साल और देते हैं इंडिया को, फिर आप देखिएगा कि इंडिया खुद सुपर पावर बना होगा, बहुत पावरफुल हो चुका होगा। इंटरनेट की जो सहूलत है अपने ऐसे इलाकों में IT में सबसे आगे इंडिया है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे इंडिया है। हमारे जैसा कंट्री, जो हमारा कंट्री है, हमारे जो बैंक के बारे में आप बता रहे थे कि सॉफ्टवेयर इंडिया के यूज़ हो रहे होते हैं, वो हमें डायरेक्ट कर रहे होते हैं, तो कितनी बड़ी बात है कि वो खुद इतने आत्मनिर्भर है कि मेक इन इंडिया के इतने प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिसे देखकर हमारी आंखें खुल गई है, अच्छा ये भी हो रहा है मेक इन इंडिया के थ्रू, अच्छा ये भी हो रहा है मेक इन इंडिया के थ्रू। तो मैं तो कहती हूँ 100 साल आप छोड़ दें, 100 साल से बहुत पहले आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है, और वाकई बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है और ये दुनिया देख भी रही है, और इसी वजह से दुनिया में आज इंडिया की एक ख़ास रिस्पेक्ट है। आज पूरी दुनिया में इंडिया को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग नज़रिए से देखा जाता है, और इंडिया की बात में भी वज़न रखा जाता है, और उन्हें पता है कि इस वक्त भी एक इंडिया का अपना एक वज़न है, एक वर्थ है, एक वैल्यू है। इन फ्यूचर भी इंडिया की अपनी एक वैल्यू होगी, इस चीज़ को दुनिया भी समझ रही है। आज जो मामला दुनिया में चल रहे हैं और दुनिया पूरी दुनिया को जो अहमियत दे रही है, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि इंडिया की अहमियत क्या है। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर से रिलेटेड दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।